शाम के 4 बज चुके हैं और वक्त हो चला है 4 बड़ी खबरों का। नमस्कार, प्राइम टीवी पर मैं हूं आपके साथ रामकृष्ण शुक्ला। शुरुआत करेंगे इस वक्त की अहम खबर के साथ जो सीधे दिल्ली से आ रही है, जिसमें अरविंद केजरीवाल को बड़ा झटका लगा है पीएमएलए कोर्ट से। कोर्ट ने 1 अप्रैल तक उनकी रिमांड को बढ़ा दिया है। यह बड़ा झटका दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को लगता हुआ। फिलहाल उनकी रिमांड बरकरार रहेगी ईडी के पास और पीएमएलए कोर्ट ने आखिरकार ईडी को उनके रिमांड सौंप दी है। ये बड़ी खबर दिल्ली से आप तक पहुंचा रहे। तमाम दलीलें पेश की गई अरविंद केजरीवाल की ओर से, उनके वकील की ओर से। खुद भी अरविंद केजरीवाल अपने बचाव में उतर आए और बोले कि ना कोई केस ना कोई मुकदमा, फिर ये गिरफ्तारी क्यों। साथ ही उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि ये एक राजनीतिक साजिश है आम आदमी पार्टी को खत्म करने की ईडी की ओर से। लेकिन इन सब के बीच कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था और आखिरकार जो आदेश अब आया है उसके मुताबिक 1 अप्रैल तक अरविंद केजरीवाल की रिमांड ईडी के पास बरकरार रहेगी। ये बड़ी खबर दिल्ली से अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी बीते दिनों हुई थी, उसके बाद उन्हें ईडी ने अपनी रिमांड में लिया था और उसके बाद आज जब उनकी रिमांड खत्म हुई तो एक बार फिर से उन्हें दिल्ली की पीएमएलए कोर्ट में पेश किया गया और उनकी रिमांड को 1 अप्रैल तक बढ़ा दिया गया है। अब 2 अप्रैल को एक बार फिर से कोर्ट में उनकी पेशी होगी, तमाम दलीलें एक बार फिर से सुनाई जाएंगी। लेकिन इस बीच खबर यही है कि फिलहाल अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। भावनात्मक अपील भी की गई उनकी ओर से भी, उनकी पत्नी की ओर से भी, लेकिन उन सब अपीलों का, उन सब दलीलों का कोई असर फिलहाल कोर्ट पर होता हुआ नजर नहीं आया और कोर्ट ने तर्क के आधार पर, सबूतों के आधार पर, ईडी की दलीलों के आधार पर उन्हें 1 अप्रैल तक ईडी के रिमांड में फिर से भेज दिया है। तो फिलहाल बरकरार रहेगी अरविंद केजरीवाल की रिमांड और इस दौरान ईडी उनसे पूछताछ का जो सिलसिला है उसे और आगे बढ़ाएगी। ये बड़ी खबर दिल्ली से अरविंद केजरीवाल की रिमांड को लेकर। अरविंद केजरीवाल लगातार मुश्किलों से घिरते हुए, सरकार के तमाम मंत्री पहले ही जेल में हैं और इस बीच अरविंद केजरीवाल भी गिरफ्त में हैं, हिरासत में हैं ईडी की। और यह माना जा रहा था कि अरविंद केजरीवाल शायद अब उन्हें जो है यहाँ दिक्कतें उन्हें महसूस ना हो, उनकी दिक्कतें जो है कम हो जाएं। लेकिन फिलहाल कोर्ट ने उन्हें एक बार फिर से रिमांड में भेजकर उन सभी कयासों पर भी विराम लगा दिया है। अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री और इससे पहले, इस आदेश के पहले एक याचिका दिल्ली हाई कोर्ट में पेश की गई थी जिसमें अरविंद केजरीवाल के सीएम पद पर बने रहने के खिलाफ एक याचिका दाखिल की थी, जिसमें कोर्ट ने कहा था कि इस पर वो दखल नहीं दे सकता है। तो फिलहाल एक अच्छी खबर तो ये आई कि अरविंद केजरीवाल जेल से ही, हिरासत से ही, ईडी की हिरासत से ही अपनी मुख्यमंत्री की कुर्सी और अपनी सरकार चला सकते हैं। लेकिन साथ ही साथ इसके बाद जो फैसला आता है वो उनकी रिमांड बढ़ाने को लेकर, उनकी मुश्किलों को बढ़ाने को लेकर। अरविंद केजरीवाल को फिलहाल कोई भी राहत यहां कोर्ट से मिलती हुई नजर नहीं आई। पीएमएलए कोर्ट की अगर हम बात करें तो बड़ी खबर है, अहम खबर है। अरविंद केजरीवाल तमाम दलीलें उन्होंने कोर्ट में पेश की थी। रिमांड खत्म होने के बाद आज उन्हें एक बार फिर से दिल्ली की पीएमएलए कोर्ट में पेश किया गया था, जहां ईडी ने उनके रिमांड 7 दिन और बढ़ाने की मांग की थी। इस दौरान अरविंद केजरीवाल खुद अपने बचाव में उतर आए थे, बोले ना कोई आरोप ना कोई केस, फिर गिरफ्तारी क्यों। इस बीच कोर्ट में सुनवाई के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था और कहा यह जा रहा था कि करीब 4 से 4:30 बजे के आसपास फैसला आ सकता है। तो अब से कुछ सेकंड्स पहले ही, कुछ मिनट पहले यह फैसला आया है जिसमें अरविंद केजरीवाल की हिरासत को बढ़ा दिया गया है। इससे पहले केजरीवाल को सीएम पद से हटाने की याचिका हाई कोर्ट में खारिज की गई है। दिल्ली हाई कोर्ट का कहना है कि यह एक राजनीतिक मामला है जो न्यायपालिका के दायरे में आता ही नहीं है, इसलिए इसमें न्यायिक दखल की जरूरत नहीं है। कार्यपालिका अपने हिसाब से इस मामले में दखल दे और अरविंद केजरीवाल को फिलहाल मुख्यमंत्री पद की कुर्सी पर बने रहने का और छीनने का अधिकार न्यायिक प्रक्रिया के तहत आता ही नहीं है। तो वहां पर तो अरविंद केजरीवाल को राहत मिली थी दिल्ली हाई कोर्ट से सरकार चलाने को लेकर, लेकिन उसके बाद जो ये आदेश आया है हिरासत बढ़ाने वाला, वो जरूर उनकी टेंशन को बढ़ाने वाला मालूम पड़ता है। अरविंद केजरीवाल
इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता राजेश यादव जुड़ चुके हैं। राजेश यादव, तमाम दलीलें पीएमएलए कोर्ट में पेश की गई, कहा गया कि ना कोई आरोप ना कोई केस, लेकिन गिरफ्तारी क्यों? इन सब के बावजूद आखिरकार अरविंद केजरीवाल को राहत मिलती नजर नहीं आई और 1 अप्रैल तक बढ़ा दी गई रिमांड। राजेश। बिल्कुल राम, अगर बात करें एमपी एमएलए कोर्ट की तो बिल्कुल बात सही है कि एमपी एमएलए कोर्ट से कोई भी राहत नहीं मिली है। दूसरी चीज आपको बता दें कि जिस तरह से केजरीवाल को लेकर लगातार ये बयान दिए जा रहे थे और केजरीवाल की आम आदमी पार्टी की तरफ से कि बिना किसी गलती की इस तरह से अरेस्ट किया गया, ईडी ने अरेस्ट किया है। लेकिन एक चीज आपको बता दें कि जो राउज एवेन्यू कोर्ट है, कोर्ट की तरफ से कोई भी राहत अभी केजरीवाल को नहीं मिल पाई है, जबकि राउज एवेन्यू कोर्ट ने 1 अप्रैल तक अरविंद केजरीवाल की हिरासत को बढ़ा दिया है और अभी 1 अप्रैल तक जो है वो ईडी के हिरासत में ही रहेंगे। जी राजेश, ये जानना चाहेंगे कि आखिर क्या कुछ दलीलें अरविंद केजरीवाल के पक्ष की ओर से पेश की गई और किस आधार पर उनके रिमांड को अब पीएमएलए कोर्ट ने बढ़ाया है? देखिए राम, अगर बात करें उनकी उनको मतलब राउज एवेन्यू कोर्ट ने जो उनकी रिमांड को बढ़ाया है, उसमें सबसे बड़ा सवाल ये है कि उनकी तरफ से जो भी दलीलें दी गई हैं, सबसे बड़ी चीज ये है कि उसमें जो दलीलें दी गई हैं तो उसमें ये कहा गया है कि अरविंद केजरीवाल किसी भी तरह के किसी भी घोटाले में लिप्त नहीं है, लेकिन फिर भी उनको राउज एवेन्यू कोर्ट और ईडी ने उनको गिरफ्तार किया है। तो जाहिर सी बात है कि अगर उनको वहां पर ईडी ने गिरफ्तार किया है और ईडी ने गिरफ्तारी के बाद जो है राउज एवेन्यू कोर्ट में उनको पेश किया, तो राउज एवेन्यू कोर्ट ने उस पर किसी भी तरह की उनको सहानुभूति न देते हुए 1 अप्रैल तक उनकी रिमांड अवधि जो है वो बढ़ा दी है और ईडी लगातार ईडी के कस्टडी में अरविंद केजरीवाल रहेंगे 1 अप्रैल तक। इसके बाद जो है 1 अप्रैल के बाद ये डिसीजन आएगा कि राउज एवेन्यू कोर्ट उस पे फैसला ले सकती है या फिर उनको गिरफ्तार करने का आदेश दे सकती है। राजेश, यहाँ पर ये जानना चाहेंगे कि इससे पहले 1 हफ्ते की हिरासत में अरविंद केजरीवाल ईडी की रहे, उसके बाद अब दोबारा से वो हिरासत में रहेंगे। क्या कुछ सवालात ईडी की ओर से अब तक पूछे गए अरविंद केजरीवाल से और इसके बाद अब जब वो दोबारा हिरासत में भेजे गए, क्या कुछ सवालों की लिस्ट बनाई गई है ईडी की ओर से? देखिए राम, अगर बात करें ईडी की तरफ से तो ईडी ने लगातार अरविंद केजरीवाल को निशाने पे लिया है और उनके पार्टी के सभी नेताओं को भी निशाने पर लिया है। और जिस तरह से ईडी ने उनको गिरफ्तार किया था, ईडी ने उनके घर पे छापे जो डाले थे, तो छापे के दौरान ईडी ने कहा था कि शराब घोटाले में अरविंद केजरीवाल का हाथ है। तो जाहिर सी बात है कि इसी पक्ष को लेकर ईडी जो है लगातार कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। कोर्ट में भी उसने अपनी दलीलें दी और उस दलीलें को देखते हुए राउज एवेन्यू कोर्ट ने उनको हिरासत में रखा और हिरासत में रखने के बाद जो आज राउज एवेन्यू कोर्ट में उस पर सुनवाई हुई, तो सुनवाई के दौरान भी राउज एवेन्यू कोर्ट ने उनकी अवधि जो है, रिमांड अवधि जो है वो 1 अप्रैल तक के लिए बढ़ा दी है और 1 अप्रैल तक अब अरविंद केजरीवाल को ईडी की हिरासत में ही रखा जाएगा। जी ठीक है राजेश, बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो ये थे हमारे संवाददाता राजेश यादव जो हमें अरविंद केजरीवाल की हिरासत बढ़ाए जाने को लेकर हमसे बातचीत कर रहे थे और तमाम जो दावपेच है, कानूनी दावपेच, उस बारे में हमें बतला रहे थे और साथ ही ये भी बतला रहे थे कि आखिर अब जब दोबारा से उन्हें ईडी की हिरासत में भेजा गया है तो क्या कुछ सवालात ईडी की ओर से अब पूछे जा सकते हैं। बढ़ते आगे, लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए नामांकन प्रक्रिया की शुरुआत हो गई है। दूसरे चरण में 12 राज्यों के 88 संसदीय सीटों के लिए नामांकन का दौर शुरू हो चुका है। इनमें अकेले यूपी की 8 सीटें शामिल हैं। आज से शुरू हुई ये नामांकन प्रक्रिया 4 अप्रैल तक चलेगी। खास बात यह है कि पिछले लोकसभा चुनाव में इन 8 सीटों के नतीजों पर गौर करें तो इन 8 में से 7 सीटें भाजपा ने और 1 सीट बसपा ने जीती थी। हालांकि 4 सीटों पर बसपा ने भाजपा को कड़ी टक्कर दी थी। मेरठ लोकसभा सीट पर तो बसपा के हाजी याकूब महज 629 वोटों के अंतर से हारे थे। एक और चर्चित मुकाबला बागपत से हुआ था, जहां रालोद के जयंत चौधरी भाजपा के डॉक्टर सतपाल सिंह से चुनाव हार गए थे। हालांकि अब वो जयंत चौधरी बीजेपी के साथ आ चुके हैं, तो यहां पर मुकाबला जो है अब अलग तरीके का हो सकता है। लेकिन जो खबर है वो यही कि दूसरे चरण का जो मुकाबला है, जो नामांकन प्रक्रिया है, वो आज से शुरू हो गई है और इसके लिए जो उत्तर प्रदेश में तमाम सियासी रस्साकशी भी अपने सियासी चरम पर नजर आ रही है। पूरी तरीके से ये जो दावपेच है सियासी, वो चला जा रहा है, खेला जा रहा है और कोशिश यही है कि यूपी की इन 8 लोकसभा सीटों पर, जिनमें से बीजेपी ने बीते लोकसभा चुनाव में
7 सीटों पर जीत दर्ज की थी, एक पर बसपा को जीत मिली थी। तो ये पश्चिमी यूपी की सीटें हैं और साथ ही साथ ब्रज क्षेत्र की सीटें हैं, दिल्ली से सटे हुए इलाके हैं। इन इलाकों में बीजेपी अपना वर्चस्व कायम करने की दोबारा से कोशिश कर रही है। अभिनव, इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। अभिनव, दूसरे चरण के लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, क्या कुछ तैयारियां सभी दलों की ओर से? जी बिल्कुल, देखिए दूसरे चरण के जो लोकसभा चुनाव होने हैं कुल 88 सीटों पे, उसके लिए आज से नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। बात करें अगर उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश की कुल 8 सीटों पे दूसरे चरण में चुनाव होंगे। इनमें अमरोहा की सीट, गाजियाबाद की सीट, गौतम बुद्ध नगर की सीट, इसके अलावा मथुरा की सीट सहित कई सीटें पश्चिमी यूपी की शामिल हैं, जिनमें दूसरे चरण में 26 अप्रैल को जो है वोटिंग होनी है। आपको बताएं कि जब पिछला लोकसभा चुनाव हुआ था तो इन 8 सीटों में से केवल एक ऐसी सीट थी जहां विपक्ष ने जीत हासिल की थी और वो सीट अमरोहा की थी। वहां से दानिश अली जो है वो चुनाव जीत के आए थे। लेकिन वहीं बात करें अन्य सीटों की, तो वहां पे भारतीय जनता पार्टी ने अपनी विजय हासिल की थी और वहां पे विपक्ष को एक तगड़ा झटका लगा था। तो इस बार फिर से भारतीय जनता पार्टी पश्चिमी यूपी की इन 8 सीटों पे खासा फोकस करके चल रही है और इन 8 सीटों पे जो है वो विजय हासिल करने की उसकी तैयारी है। इसी के क्रम में उसने तमाम पश्चिम में समीकरण साधे। लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बीते दिनों से आपने देखा किस प्रकार जाके पश्चिम यूपी में, चाहे मेरठ की बात करें, मथुरा की, शामली की, सहारनपुर की और मुजफ्फरनगर की, वहां जाके रैलियां कर रहे हैं। इसके अलावा इस बार भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्रीय लोकदल के साथ गठबंधन कर लिया है। पश्चिमी यूपी की एक बड़ी पार्टी के रूप में राष्ट्रीय लोकदल को देखा जाता रहा है हमेशा से। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि जो भारतीय जनता पार्टी है और वो इस बार पश्चिमी यूपी में खासा फोकस करके आगे बढ़ रही है। और ये जो दूसरे चरण में उत्तर प्रदेश में 8 सीटों पे चुनाव होना है, यहाँ भाजपा इस बार और अधिक बेहतर जिन 8 प्रदर्शन सीटों का जिक्र आपने किया उनमें एक सीट है बुलंदशहर की, एक सीट है मथुरा की। मथुरा से योगी आदित्यनाथ कल प्रबुद्ध सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे, अपने चुनावी कार्यक्रम का उन्होंने शंखनाद किया। बुलंदशहर की सीट इसलिए भी खास है क्योंकि 25 जनवरी को सबसे पहले नरेंद्र मोदी यहां पर आते हैं राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के बाद और यहां से चुनावी बिगुल फूंकते हैं। तो पश्चिमी यूपी क्यों अहम हो जाता है बीजेपी के लिए? जी बिल्कुल, देखिए पश्चिमी यूपी तो बीजेपी के लिए इसलिए भी अहम होता है क्योंकि कई मुद्दे, चाहे किसान आंदोलन की बात करें, चाहे जाट समाज को लेकर बात करें, तो यहाँ से बीजेपी को कई बार जो है वो परेशानियों का सामना करना पड़ चुका है पूर्व में। और आपको अगर बुलंदशहर और मथुरा मेरठ की बात करें, तो बुलंदशहर सीट आप गौर करिए तो इन दूसरे चरण में जो 8 सीटों पे चुनाव हो रहा है उनमें से बुलंदशहर सिर्फ एक ऐसी सीट है जो एससी वर्ग के लिए आरक्षित है। तो यहाँ के जो समीकरण है वो थोड़ा से अलग हो जाते हैं। वही मेरठ और मथुरा की बात करें तो भाजपा ने वहां से हेमा मालिनी जो सांसद है मथुरा से, उनको दोबारा टिकट दिया है। वहीं समाजवादी पार्टी खेमे की बात करें तो मथुरा से मेरठ से समाजवादी पार्टी ने जो इनके प्रत्याशी थे एडवोकेट, उनको प्रत्याशी बनाया था। लेकिन अब ऐसी चर्चा है कि उनका समाजवादी पार्टी टिकट काटेगी भानु प्रताप सिंह का और वहां से एक किसी नए चेहरे को मैदान में उतारेगी। मेरठ से क्या किसी बड़े चेहरे ने आज नामांकन दाखिल किया क्या दूसरे चरण के लिए? जी अभी तो ऐसी कोई जानकारी सामने नहीं आई है कि किसी बड़े चेहरे ने आज नामांकन किया हो इन 8 सीटों पे, क्योंकि कल जो पहले चरण का था उसमें आखिरी दिन था, लेकिन दूसरे चरण के नामांकन के लिए आज पहला ही दिन है। समाजवादी पार्टी और बसपा तो अब तक तय ही नहीं कर पाई है कि हमें किस प्रत्याशी को कहां से चुनाव लड़ाना है। तो ऐसे में जो नामांकन का सिलसिला है वो हम लोग ऐसा मान सकते हैं कि वो अंतिम दिनों तक जाएगा। जिस प्रकार आपने कल देखा किस प्रकार से रामपुर और मुरादाबाद के लिए पूरे दिन जो है वो सियासी समीकरण बनता बिगड़ता रहा। तो उस हिसाब से विपक्ष में काफी इस बार असमंजस की स्थिति दिखाई दे रही है। लेकिन फिलहाल अभी जो भारतीय जनता पार्टी है उसने इन सभी सीटों पर अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं और भाजपा प्रत्याशी बहुत शीघ्र हम लोगों को नामांकन करते हुए दिखाई देंगे। ठीक है अभिनव, बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए ये दूसरे चरण के लिए नामांकन का सिलसिला जो है आज से शुरू हो गया है। हालांकि अभी किसी बड़े चेहरे ने नामांकन दाखिल नहीं किया गया है, लेकिन कहा यह जा रहा है कि आखिर के दिनों में जिस तरीके से पहले चरण के लिए नामांकन हुआ था, आखिरी दिन वहां पर तमाम प्रत्याशी पहुंच रहे थे, उसके बाद इसी तरीके का हाल जो है दूसरे चरण में भी देखने को मिल सकता है जब प्रत्याशी नामांकन दाखिल करने के लिए कलेक्ट्रेट पहुंचेंगे। बढ़ते आगे, जेल में बंद भदोही जिले के ज्ञानपुर विधानसभा से पूर्व विधायक बाहुबली विजय मिश्रा का दिल्ली और प्रयागराज में 113 करोड़ की संपत्ति को कुर्क किया गया है। यह कार्रवाई गैंगस्टर एक्ट के तहत अंजाम दी गई है। भदोही डीएम के आदेश पर दिल्ली और प्रयागराज पहुंचकर पुलिस ने इस कुर्की की कार्रवाई को पूरा किया है। इनमें दिल्ली और प्रयागराज की प्रॉपर्टी को सीज किया गया है।
जेल में बंद बाहुबली पर हत्या और रेप समेत 83 मुकदमे दर्ज हैं। ये अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर चुनाव से पहले ये बड़ी कार्रवाई अंजाम दी गई है। भदोही में जिला प्रशासन की ओर से करीब 113 करोड़ की संपत्ति को कुर्क किया गया है। पूर्व एमएलए हैं विजय मिश्रा, बाहुबली कहलाए जाते हैं। कुल 83 मुकदमे इन पर हत्या और रेप समेत दर्ज हैं और फिलहाल जेल में ये बंद हैं। देखिए, इन विजय मिश्रा की तस्वीर को भी आप देख सकते हैं प्राइम टीवी पर, किस तरीके का इनका जो है रुख रहता है और बाहुबली के तौर पर इनकी छवि जानी जाती है। अभिषेक, इस खबर पर हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं भदोही से। अभिषेक, विजय मिश्रा की संपत्ति 113 करोड़ की कुर्क की गई है, कितना बड़ा एक्शन और कितना बड़ा नुकसान आप देखते हैं? देखा जा रहा है विजय मिश्रा के ऊपर कार्रवाइयां इसके पूर्व में की जा रही हैं। इससे यहाँ के आम जनमानस में जिस तरीके से प्रताड़ना का माहौल देखने को मिल रहा था, आज वास्तव में इस सरकार की जो टॉलरेंस की नीति दिख रही है, वास्तव में बहुत अच्छी नीति यहाँ की जनता के लिए दिखाई जा रही है। और जिस तरीके से विजय मिश्रा को बर्बाद किया जा रहा है, तो यहाँ की जनता में एक अलग से माहौल बना हुआ है कि जिस तरीके से जंगल राज कायम था उत्तर प्रदेश में, और वास्तव में जंगल राज का सफाया किया जा रहा है। खासतौर से भदोही जनपद में जो माफियागिरी विजय मिश्रा द्वारा हमेशा से कराई जा रही थी, उस पे इस सरकार की जो कार्रवाई की जा रही है, इससे यहाँ की जनता का एक अलग पहल दिख रही है। देखिए, यहाँ पर ये जो कार्रवाई की गई है, इसके बाद क्या लगता है कि ये कार्रवाई आगे भी दूसरे आरोपियों पर भी अंजाम दी जा सकती है? जी बिल्कुल, यह खासतौर से देखा जा रहा है, जिसमें और भी इनके साथ संलिप्त लोग हैं, उनके ऊपर भी उचित कार्रवाई यहाँ के शासन द्वारा की जा रही है। अकेले अगर हम भदोही की बात करें तो क्या कोई ऐसी लिस्ट बनाई गई है माफियाओं की जिनके खिलाफ ये कार्रवाई आगे अंजाम दी जाएगी? जी बिल्कुल, सूची प्रशासन यहाँ तैयार की गई है। जो चुनाव में भंगता बार बार देखने को मिलती थी, पहले 2019 के चुनाव में भी कुछ गतिविधियां सामने आई थी। इन सब गतिविधियों को मद्देनजर देखते हुए इस बार सरकार की जो मुहिम पहले से माफिया के ऊपर, जंगल राज के ऊपर जिस तरीके से चलाया जा रहा था बुलडोजर, वो वास्तव में एक प्रखर होकर के आवाज बन करके आई है। और इस बार जो चुनाव में पहले धांधलियां होती थी, इसको रोकने के लिए प्रशासन बिल्कुल मुस्तैद हो चुकी है। ठीक है, तो क्या ये माना जाए कि योगी आदित्यनाथ का जो दूसरा कार्यकाल है उसके 2 साल भी हाल में ही 25 मार्च को पूरे हुए हैं, तो योगी आदित्यनाथ की सरकार किसी भी तरीके से माफियाओं को छोड़ने के मूड में नहीं है? आवाज स्पष्ट नहीं आ रही है। ठीक है, बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस तमाम जानकारी के लिए। तो ये थे हमारे संवाददाता भदोही से, जो पूर्व एमएलए की कुर्क हुई संपत्ति पर जानकारी दे रहे थे। उधर जालौन के गांव आटा में महिला की हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया, जहां महिला का गांव के एक युवक से प्रेम प्रसंग चल रहा था। युवक ने महिला को मिलने के लिए बुलाया और उसी दौरान किसी बात को लेकर महिला से झगड़ा हो गया। इससे गुस्साए युवक ने महिला को एक के बाद एक कुल्हाड़ी से काट डाला। इसकी वजह से महिला की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। वहीं ग्रामीणों की सूचना के बाद मौके वारदात पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। इसी के साथ आरोपी युवक को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। जिला जालौन में थाना आटा में सूचना प्राप्त हुई थी एक मर्डर की। इस सूचना पर तत्काल आटा पुलिस, एसओजी, सर्विलांस व फील्ड यूनिट को मूव कराया गया। मौके पर जो फर्स्ट इन्फॉर्मेशन प्राप्त हुई है उसके अनुसार एक 50 वर्ष की महिला है जिनकी हत्या की गई है। उसकी हत्या उसी के गांव आटा, कस्बा आटा के मित्र मोहल्ले में रहने वाले द्वारा की गई है, जिसकी उम्र करीब 32 वर्ष है। जो सूचना मिली है उसके अनुसार जो महिला मृतक है उसके दोस्त ने, मित्र ने उसको गांव के बाहर जंगल में बुलाया था। वहां उनके बीच कोई वाद विवाद हुआ, जिसके बाद उस युवक ने उस महिला की हत्या कर दी। तत्काल टीमें बनाकर अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है। जो वेपन ऑफ क्राइम है उसको भी बरामद कर लिया गया है। इस समय इंटरोगेशन चल रहा है अभियुक्त का और हम पता कराने की कोशिश कर रहे हैं कि मर्डर के पीछे मोटिव क्या था। ताकि जो आगे की विधिक कार्रवाई है वो अमल में लाई जाएगी। तो इस बुलेटिन में इतना है, लेकिन बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। कुछ भाव पुष्प
आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। प्रॉब्लम्स थी जो मेरे को स्टेप्स चढ़ते हुए प्रॉब्लम थी, वो अब आई थिंक सो 70% इज इम्प्रूव्ड। ठीक है, मेरे को एंकल में प्रॉब्लम थी एंड मेरे को नसेस मसल्स प्रॉब्लम थी, जो मसल्स में काफ़ी पेन रहती है, जो अब की इस टाइम पर एक बार ही मैंने लिया, मैं लास्ट टाइम आया था, उसके बाद मैं अब दोबारा आया हूँ, तो एज ए 70% इज इम्प्रूव्ड, जो कि डॉक्टर नहीं कर सका। मैंने हाँ, मतलब मैं गंगा राम के हॉस्पिटल के डॉक्टर से तकरीबन 2 साल तक ये ट्रीटमेंट करा था, कि उनको समझ ही नहीं आया ये प्रॉब्लम क्या है। दैट इज अब बेटर है।